नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। ईशा ठाकुर हमारी सहयोगी वहां से लाइव बनी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ से निकल कर आने वाली हैं, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी आयुषी, देखिए जिस तरीके से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है और आज चौथे दिन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पंजाब की अगर बात करें वो हालांकि पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस में और थोड़ी ही देर में विधानसभा के भीतर जाने वाले हैं। और जिस तरीके से पंजाब सरकार की अगर बात करें, पहला बजट बीते कल पेश किया गया था और आज विस्तार पूर्वक बजट के ऊपर चर्चा होगी और ये जो बजट सत्र का चौथा दिन है हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि विपक्ष अपनी पूरी रणनीति के साथ पहुंचा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पंजाब की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। सबसे पहला वादा किया गया था 1000 रुपये प्रति महीना जो है महिलाओं को दिया जाएगा भत्ते के तौर पर, उसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया बजट पर, जिसको लेकर आज घेरने की कोशिश करेगी विपक्ष। और साथ ही साथ देखिए 1 जुलाई से फ्री बिजली देने का जो वादा है आम आदमी पार्टी का, उसको लेकर भी विपक्ष का कहना है कि अभी तक इसका ये खाका नहीं बताया गया है कि आखिरकार लाभार्थी कौन होंगे, क्योंकि 3 करोड़ की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देना असंभव है। तो ऐसे में किस तरीके की का रोड मैप है पंजाब सरकार का, उसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से इस वक्त सदन में पहुंच चुका है और हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। और आज डबल सीटिंग है तो देखना ये होगा कि जो भीतर की जो कार्यवाही रहती है वो किस तरीके की रहती है, क्योंकि संगरूर लोकसभा उपचुनाव की बात करें, जो मुख्यमंत्री का गढ़ था, अपना गृह जिला था, उसे बचा नहीं पाए। लोकसभा में अब एक भी सीट पंजाब से नहीं है आम आदमी पार्टी की। तो ऐसे में जो 100 दिन की कारगुजारी है उसको लेकर भी यहाँ पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। और बीते कल जब बजट पेश यहाँ पर हुआ, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे। तो ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से ये आरोप लगा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं चला रहे हैं बल्कि दिल्ली से सरकार चल रही है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आज विपक्ष यहाँ पर पहुंचा है पूरी रणनीति के साथ। और देखना ये होगा, सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आगे किस तरीके का जो है जो कामकाज है वो रहता है और कार्यवाही में विपक्ष किन किन मुद्दों को उठाता है। आयुषी, आज पूरी तरीके से जो नजर है वो इस खबर पर बनी रहेगी। जी जी, चलिए अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, क्या कुछ दिल्ली से अपडेट मिल पा रही है? आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी की यात्रा के दौरान कहा कि यह समूह और इसके भागीदारों के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद रोधी उपायों, साथ में पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जी। वहीं पीएम मोदी G7 बैठक के बाद आज संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे और उन्हें नए राष्ट्रपति बनने के लिए उनको बधाई भी देंगे। वहीं अबू धाबी के शासक के रूप में चुने जाने पर उनको बधाई भी देंगे। साथ में इसके बाद वो अबू धाबी से वापस स्वदेश लौट आएंगे। और अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में अहम जो खबर रहने वाली है वो कोविड से जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में ओमिक्रॉन के B5 संक्रमण के पहले कुछ मामलों की सूचना दी गई है। वहीं वैज्ञानिकों ने सोमवार को जीनोम अनुक्रमण के डेल्टा की पुष्टि की है, जहां यह कहते हुए एम्स और लोकनायक अस्पताल ने ये पुष्टि की है कि हालांकि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जो BA5 के मामले हैं इसमें क्लस्टर में नहीं पाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो 1000 से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात कर ले तो 628 मामले दिल्ली में देखे गए हैं। वहीं 8.6% दर की यहाँ पे देखा गया है कि इस तरीके से कोरोना जो लगातार बढ़ता जा रहा था अब वो फिलहाल घटता हुआ जा रहा है, लेकिन जो इसकी प्रतिशत दर है वो 8 पे बनी हुई है। वहीं 3 लोगों की मौत भी इसमें देखी गई है और 1011 लोग इसमें ठीक भी हुए। जी, चलिए गजेंद्र, आपका रुख करेंगे। अभी यूपी का रुख कर लेते हैं। वहां से अतुल यादव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अतुल, क्या जानकारी आज मिल पा रही है? यूपी की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। लोक भवन में
क्योंकि बीजेपी के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो धीरे धीरे उनका पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि 10:30 बजे समय दिया गया था कैबिनेट की बैठक को लेकर के, कहीं ना कहीं इसमें 2 मिनट की देरी हुई है। फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ लोक भवन में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि विकास, औद्योगिक, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विभाग हैं जिनके कई प्रस्ताव पर जो कि योगी सरकार की कैबिनेट की मोहर आज लगेगी। ऐसे में जो कि 11:30 बजे कैबिनेट बैठक के बाद एक बार फिर से योगी सरकार जो कि अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही और भी विस्तार से जो की रिपोर्ट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी द्वारा रखी जाएगी। इस तरीके से देखिए आयुषी, देर रात तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष और सागर मंत्री सुनील बंसल के साथ सीएम आवास पर इस तरीके से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के 1.5 घंटा करीब जो की बैठक में जो की 4 नाम तय किए गए हैं। 4 नामों को जो की केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया। केंद्रीय नेतृत्व एक नाम पर मोहर लगा, उसके बाद जो की प्रदेश यूपी के जो नए बीजेपी अध्यक्ष का नाम शामिल होगा। जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज गोंडा, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, मऊ, कौशाम्बी सहित प्रदेश के 29 जिलों में जो कि बारिश का अनुमान जारी किया। 102 दिन के जो कि यहाँ पर मानसून दस्तक मानसून को दस्तक देने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को इससे काफी राहत मिलने आ जा रही है। देखिए जिस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार ने कई ऐसे काम के इनको लेकर के दोबारा सत्ता में आई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की किरकिरी कराने में जुटे हैं। जिस तरीके से 2017 से लेकर के अब तक 10,558 यानी कि 6 साल में 10,558 ऐसे मामले जिनका अभी तक प्रदेश के अधिकारियों ने, जिले के अधिकारियों ने उसका निस्तारण नहीं किया है। जब कल अवनीश अवस्थी ने पूरे मामले को लेकर जब बैठक की तो बैठक में अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। तरीके से अधिकारियों को निर्देश कि 6 साल में जितनी शिकायतें लंबित हैं उनका निस्तारण करें, उनको जो कि सही ढंग से उसका लोगों को उसकी सहूलियत भी दें। देखिए जिस तरीके से आज अग्निपथ योजना को लेकर के जयंत चौधरी आज शामली में जो कि एक युवा पंचायत करने जा रहे उसमें जो देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई। जगह चप्पे जब पुलिस तैनाती की गई ताकि कोई भी घटना न कर सके। देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरीके से शामली में जयंत चौधरी की पंचायत है उसमें क्या बातें निकल के आती हैं, इस पर भी दिन भर जो की नजर रहेगी। देखिए इसी तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर स्टेशनों को, एयरपोर्टों पर निर्देश देगा जो भी यात्री बाहर से आए उनको चेकिंग की जाए। अगर उनके अंदर लक्षण मिलते हैं तो उनको होम आइसोलेट करके उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने तरीके से निर्देश जारी किया है। जी चलिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजन, देखिए जिस हिसाब से लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, अब कानूनी प्रक्रिया के तहत ही शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट वहां से मिल पा रही है? देखिए आयुषी, फिलहाल आपको बता दूं कि अभी जो है महाराष्ट्र विरोधी पक्ष के नेता और विधान परिषद के जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के नेता है प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, वो सरकार अल्पमत में है और ऐसे में पिछले कई दिनों से करोड़ों के प्रस्ताव पास हो रहे हैं, तो इसकी जो है जांच होनी चाहिए जी। जिसके बाद अब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा और जो है 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। आपको बता दो कि 22 तारीख 22 जून, 23 जून और 24 जून ये जो 3 दिन के अंदर जो करोड़ों में जो प्रस्ताव पास हुए हैं इसकी जानकारी राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे की सरकार से मांगा है। तो अब ये देखना होगा कि 3 दिन के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या कुछ जानकारी राज्यपाल को देते हैं। जी देखिए राजन, अगर ये तो सियासी जो तकरार है देखने को मिल ही रही है, अभी क्या लगता है कि कुछ निकलकर सामने आएगा, कोई नतीजा? क्योंकि लगातार इन दोनों के बीच, शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में लगातार जो तकरार है बढ़ रही है। अभी जो नतीजा क्या निकल करके आने वाला है? क्या उद्धव की सरकार जाएगी? क्योंकि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। देखिए अभी फिलहाल जो है वो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो है वो 3 दिन के अंदर डिप्टी स्पीकर से जवाब मांगा है। और क्योंकि जो है क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले 9 महीने से महाराष्ट्र में कोई स्पीकर नहीं, और ऐसे में डिप्टी स्पीकर ही जो है वो स्पीकर का पूरा कामकाज देख रहे हैं।
और एकनाथ शिंदे के जो गुट के जो वकील हैं, उनका यही कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो एकनाथ शिंदे खुद है। तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर ने 16 ऐसे विधायक थे जो एकनाथ शिंदे के खेमे में थे, उनके खिलाफ जो है अयोग्य जो करार की जो है वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। और तो किसके तहत वो पूरी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि 2/3 से जो ज्यादा की जो संख्या है वो एकनाथ शिंदे के खेमे में है। जी। तो ऐसे में फिलहाल तो एकनाथ शिंदे को राहत मिली है कि जो है 12 अप्रैल तक अभी तो कोई भी जो है वो कार्रवाई डिप्टी स्पीकर नहीं कर सकता उन 16 विधायकों के खिलाफ। तो अभी फिलहाल जो है एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जी चलिए राजन, आप बने रहिए हमारे साथ, आप सभी रिपोर्टर्स बने रहिए हमारे साथ। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, कोरोना के आंकड़े लगातार दिल्ली में बढ़ते हुए जा रहे हैं, अभी वहां से क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर कोरोना की बात कर ले तो दिल्ली में 600 के लगभग मामले सामने देखे गए हैं, और वहीं अब अगर बात की जाए तो वेरिएंट BB.5 भी इसमें देखा गया है। हालांकि एम्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी इसकी स्थिति खतरनाक नहीं है, अभी ये काबू में है, लेकिन लोगों को सजग रहना होगा, लोगों को ध्यान देना होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। दिल्ली में 500 रुपए का DDA-MA की तरफ से जुर्माना भी है। दिल्ली वालों को अब इस चीज को समझना होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से देखा जा रहा है, हालांकि टेस्टिंग के ऊपर निर्धारित होता है कि कितने दिल्ली में मामले आए हैं। हालांकि 8,000 टेस्टिंग किए गए थे, उससे पिछली दिनों देखा जाए तो 24,000 टेस्टिंग किए गए थे। टेस्टिंग के लिहाज से पता चलता है कि दिल्ली में कितने मामले आए हैं, लेकिन लोगों को खुद इस चीज को समझना होगा और लोगों को भी जागरूक होना होगा। लोगों को देखना होगा कि अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है कि उनको संक्रमण की थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो उनको जल्द अपनी टेस्टिंग भी करानी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली में मामले लगातार देखे जा रहे थे कि किस तरीके से पिछले दिनों 1900 के पार मामले जाते हुए दिखाई दे रहे थे, फिर देखा गया था कि कुछ दिनों तक लगातार 1300 के पार मामले आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में 600 के मामलों को अगर देखा जाए तो दिल्ली में फिलहाल थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच सरकार का कहना यह भी है कि लोगों को अब सजग रहना होगा और लोगों को इस तरफ अब ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, इसके बीच में लोगों को ही आपसी तालमेल बनाना होगा, मास्क पहनना होगा और लोगों को ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। जी गजेंद्र, देखिए लगातार गर्मी से लोग परेशान नजर होते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा है कि मानसून की भी आने की संभावना जताई जा रही है, तो दिल्ली में मानसून कब तक आ सकता है? मौसम विभाग का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, अगर दिल्ली की गर्मी की बात करें तो आज भी दिल्ली वालों को गर्मी से काफ़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली में आज का भी तापमान भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री अधिकतम बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि सांझ होने तक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी दिन में दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हवा की जो गति है वो भी अब कम है। हालांकि अगर मानसून की बात करें तो 29 जून को देर रात को दिल्ली वालों को यह खुशखबरी मिल सकती है कि मानसून दिल्ली में आ रहा है, क्योंकि 30 जून को पहली बारिश दिल्ली वालों को देखने को दिल्ली में मिल सकती है। जब तक के लिए दिल्ली वालों के लिए गर्मी से फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि प्री मानसून की शुरुआत 16 जून को ही हो गई थी, उसके बाद देखा गया था कि दिल्ली में बारिश भी हुई थी और कुछ दिनों तक बादल भी छाए रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली वालों को इसके लिए अब 29 जून तक का इंतजार करना होगा। देर रात को दिल्ली को बादल घेर लेंगे और 30 तारीख को दिल्ली में बारिश हो सकती है। हो सकता है कि देर रात में ही बारिश हो जाए, ऐसा IMD का कहना है। जी चलिए गजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। राजन का रुख कर लेते हैं। राजन, देखिए लगातार महाराष्ट्र में तो सियासत उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मौसम की बात कर ले तो कई राज्यों में भी मानसून आने की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम को लेकर के क्या जानकारी अभी? देखिए, फिलहाल तो अभी मुंबई में जो है वो बरसात हो रही है, लेकिन उतनी तेजी से बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मुंबई पर तो राहत है बारिश से, लेकिन अगर देखा जाए बारिश की तो अभी पिछले 3 से 4 दिनों में अगर बात करें तो उतनी जो है तेज बारिश नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, मौसम काफी अच्छा है, मौसम सुहाना है मुंबई करों के लिए। तो गर्मी से तो राहत है फिलहाल मुंबई करों को। जी
चलिए अब अतुल का रुख कर लेते हैं। यूपी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अभी मौसम को लेकर के क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है, क्योंकि अभी ये जताया गया मौसम विभाग के द्वारा कि कई राज्यों में मानसून दस्तक दे सकता है, तो अभी यूपी में मानसून कब तक दस्तक दे सकता है, इसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, मौसम विभाग के एक मुताबिक में उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देने की जो संभावना जताई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने और मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों में जो कि बारिश होने की संभावना को लेकर के अलर्ट जारी किया। इसमें गोंडा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कौशाम्बी सहित विभिन्न ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना है मौसम विभाग द्वारा तय गया। ऐसे मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जो कि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर भारी बरसात के बाद वहां पर बाढ़ जैसी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इसको लेकर के अलर्ट है। देखिए आयुषी, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करना शुरू कर दिए हैं। एक एक कर कई विभाग के जो मंत्री है उनके साथ बैठक कर उस बैठकों में कई प्रस्ताव पर मोहर लगने की बात जो कि बताई जा रही है। अभी कुछ ही देर पहले जो कि आजमगढ़ से जो सांसद निरहुआ उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक जीत पर जो कि आजमगढ़ से सांसद निरहुआ उनको बधाई दी है। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ अतुल लगातार। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। गजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए जीएसटी परिषद की भी बैठक आज होनी है निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, इसको लेकर के क्या जानकारी? गजेंद्र, आपको आवाज आ रही है? चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने राज्यों की तमाम अहम खबरों को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।